हेलो एवरीवन, स्टडी विथ 3R में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे इस लेक्चर में और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे आज उन्हीं से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का जो पहला पॉइंट है वो है भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो तुर्की के पद पर, तुर्की में जो आज ये तुर्की है, अब पहले ये तुर्की हुआ करता था लेकिन अब इसका नाम तुर्की हो गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड के द्वारा समाप्त कर दिया जाना, मतलब तुर्की में जो खलीफा पद बहुत ही उच्च पद होता था उसको अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था कि आप लोग खिलाफत आंदोलन गांधी जी शुरू कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था वो 1920 में प्रारंभ किया था। फिर है वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। तो CR दास ने प्रस्तावित किया था। फिर है असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आता है अपना, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरी ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है कि किस के कारण केसरी ए हिंद की गांधी जी ने उपाधि त्यागी थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जब हमारा चौरा चौरी कांड हुआ था तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण इसका था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है अपना, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। तो ये असहयोग आंदोलन था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में घटना घटित हुई थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ऐसा था कि चौरा चौरी कांड जब हुआ था तो विदेशी मतलब चीज़ों को हम लोग जला रहे थे। तो उसी टाइम पे एक थाने के लोगों को, वहाँ के गोरखपुर के लोगों ने पूरा थाना ही जला दिया था। उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। तो इस घटना से गांधी जी को बहुत ही व्यथित हुए थे, हर्ट हुए थे। तो उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो वापस ले लिया था। फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। फिर यहाँ पे ये एक पॉइंट आता है, चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। तो ये बारदौली में थे जो कि गुजरात में पड़ता है। फिर है असहयोग आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया था। तो चौरा चौरी कांड जैसे हो गया था उसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाश व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में ये टॉपिक रहेगा हमारा स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज की मांग। इससे भी रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट जो रहेगा, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को स्थापित किया था जब ये असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था उसके बाद। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी और CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू
इसके महासचिव बने थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना पद त्याग दिया था? तो CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। फिर है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन जो असफल हो गया था चौरा चौरी कांड के बाद, तो उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। फिर है नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे हम गांधीदास पैक्ट के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसे सबसे कौन से ऐसे प्रथम भारतीय थे जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। फिर आता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने लाहौर अधिवेशन में पारित करवाया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बने हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फैक्ट दिया गया है लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा को भी फहराया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन हमारा संविधान को लागू किया गया था, गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। फिर नेहरू रिपोर्ट को किस अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट जो 1928 को आई थी उसको निरस्त कर दिया गया था। फिर 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा साइमन कमीशन। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो करेंगे डिस्कस। यहाँ पे पहला पॉइंट है साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था, लेकिन ये भारत कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम जो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसी की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे भारतीयों ने साइमन कमीशन था, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें सभी जो थे वो भारतीय थे, इसी वजह से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। लेकिन हुआ क्या था, साइमन कमीशन के विरोध में जब लाहौर में साइमन कमीशन पहुंचा था, क्योंकि ये हर जगह जा रहा था साइमन कमीशन, जब लाहौर में ये पहुंचा था तो उस समय लाठीचार्ज कर दी गई थी और लाला लाजपत राय घायल हुए थे और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय जब ये घायल हुए थे तो इसी का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह थे, इन्होंने सैंडर्स की हत्या भी की थी। लेकिन हत्या तो किसी और की करनी थी, लेकिन वो इसी के पीछे सैंडर्स हत्याकांड भी हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पंजाब केसरी के नाम उपाधि किसे दी गई थी? तो ये लाला लाजपत राय को दी गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट, क्या दिया गया है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्केन हेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं या वाइट कमीशन के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो इसका जो समर्थन किया था ये इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का जो समर्थन किया था तो वो BR अम्बेडकर ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष
सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी। तो इसी की जो बर्केन हेड कह रहे थे कि आप इसी के तहत हम संविधान बनाएंगे भारत में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट की, जिसे नेहरू रिपोर्ट। देखो जो नेहरू रिपोर्ट जी आई थी 1928 में आई थी, लेकिन 1929 में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था, के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत में एक नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप रखा गया था। ये मोतीलाल नेहरू ने रखा था। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आज, नेक्स्ट टॉपिक का चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज ये टॉपिक रहेगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो करते हैं। चलो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है इससे रिलेटेड जो रहेगा वो रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला था। तो जो ये लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था, तो उसी टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये डांडी गुजरात से इन्होंने प्रारंभ किया था। फिर नेक्स्ट फैक्ट दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ तथा 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर यात्रा संपन्न की। इस यात्रा को उन्होंने क्या कहा था, डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने डांडी यात्रा कब शुरू की थी, 12 मार्च को, और समाप्त कब की थी, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी यात्रा समाप्त कर दी थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। तो अब्बास तैयब जी ने इनका स्थान लिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर बार पेपरों में बना है, प्रीवियस ईयर भी आया है। तो इन्होंने जो बुलाया था वहाँ के विदेशी पत्रकार को, ये थे वेब मिलर। फिर है, महात्मा गांधी दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे। तो ये यरवदा जेल में थे, पुणे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लाल कुर्ती दल का आंदोलन किसने किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इस तरह से इससे प्रश्न आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल हुए थे। जो आचार्य विनोबा भावे थे, 21 आंदोलन में शामिल किए गए थे। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने वाले के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, तो इसकी वजह से ये गिरफ्तार हुए थे। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यों से को अत्यधिक महत्व दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, क्या किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर वर्ष 1930 में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो वीरचंद गढ़वाली ये वहाँ के नायक थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट दिया है, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी की डांडी यात्रा के तहत तिरुचिरापल्ली से वेदरायणम तक की यात्रा की थी। तो ये जैसे गांधी जी गुजरात में डांडी यात्रा कर रहे थे, तो इसी तरह से साउथ में तमिलनाडु में चक्रगोपालचारी डांडी यात्रा कर रहे थे और सब जगह अपना अपना नमक सत्याग्रह तोड़ रहे थे। फिर चिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये नागालैंड में प्रारंभ किया गया था। फिर है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी थी। तो ये चंपारण बिहार में जो आंदोलन
महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था, वहाँ पे इन्होंने भाग लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेगूसराय और चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का अंग था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अंग था। तो ये इस टॉपिक से फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है गांधी इरविन समझौता, जिसको हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गांधी इरविन समझौते को किस आंदोलन का स्थगन किया गया था जाना प्रस्तावित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्थगित हो गया था तो उसके बाद गांधी इरविन समझौता को लाया गया था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल किए गए थे, जो 1931 में हुआ था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, SS राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो आता है क्वेश्चन कि जो महात्मा गांधी इरविन समझौता में भाग लेने गए थे तो वो किस जहाज़ से गए थे? तो SS राजपूताना जहाज़ से गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1931 में जो हुआ था तो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KT पाल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। इंपॉर्टेंट, ये हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन को किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया या किसने कहा? तो इस तरह से इससे घुमा के प्रश्न बनते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन दिए गए हैं एक साथ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। फिर उसके बाद हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1925 तक। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर ये आंदोलन जो था वो असफल रहा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वर्ष 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन जो 1931 हुआ था इसी में इसको स्वीकार किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। ठीक है, जो पूना पैक्ट था ये अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। फिर इसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया था।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो ये सांप्रदायिक पंचांग जब 1932 में आया था तब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। फिर यहाँ से पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है। तो ये दलितों से संबंधित है पूना पैक्ट। फिर बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ। तो इम्पोर्टेंट कि हर बार पूछा जाता है। तो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था ये गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। फिर दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्गों का वर्ग सम्मिलित, क्योंकि ये दलितों को अपना हक दिलाना चाहते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो क्रमशः सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट के लिए क्रमशः 71 और 148 सीटें दी गई थी। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की बात धूल उठाते हैं लेकिन इस तरह नहीं, ये कथन किसने दिया था। बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था। यहाँ से ऐसा है कि जो बी.आर. अम्बेडकर थे इनकी जो विचारधारा गांधी जी की थी और इनके लिए बस काम करने के ढंग अलग अलग थे। इन लोगों दोनों लोगों के कम पड़ती थी लेकिन इनकी जो विचारधारा थी वो एक थी। देखो ये भी समाज के लिए कार्य करते थे और गांधी जी भी समाज के लिए कार्य करते थे। तो उनको ये लगता था कि गांधी जी बहुत नरम किस्म के हैं या कुछ इस तरह से हैं, तो इस वजह से ये लोग काम करने में थोड़ा सा अलग अलग रहते, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी, जो इनकी कार्यशैली थी वो एक ही तरह की थी। फिर वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया। देखो ये भी है कि हरिजन सेवा संघ नाम कर दिया। इसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला बने थे। फिर पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। फिर दलित समूहों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था। तो ये महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द से संबोधित किया था। फिर यहाँ पे है विंस्टन चर्चिल ने अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध भी किया था। तो जो विंस्टन चर्चिल थे इन्होंने गांधी इरविन समझौते का विरोध भी किया था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरारी अधिवेशन। तो इसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 21 अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम, देखो ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि इसी अधिनियम से बहुत सारे हमारे संविधान में प्रावधान लिए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव को किस वर्ष संपन्न किया गया था। तो वर्ष 1937 में संपन्न किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस का बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो 5 थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। फिर वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया। तो 28 माह तक किया था। फिर वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता कि हरपुरा अधिवेशन कब हुआ और किसने अध्यक्षता की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में हुए। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। ये त्रिपुरारी अधिवेशन 1939 का था।
फिर सुभाष चंद्र बोस के त्याग के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर यहाँ पे पॉइंट है, लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है बेटा। यहाँ से ऐसे आता है कि 8 अगस्त 1940 का नाम दिया, जो अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित किया। कभी कभी यहाँ से क्या अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, बेबल योजना या नेहरू रिपोर्ट, इस तरह से मिलान करने के लिए चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके आपको सन याद करना पड़ता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। फिर यहाँ पे कुछ